यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर 72 जो है बीपीएससी, इसके यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। जिस यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है पीडब्ल्यू का, ठीक है। पीडब्ल्यू के यहाँ पर तीसरा यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देखेंगे आज, राइट। पहला और दूसरा यहाँ पर कवर कर चुके हैं और तीसरा हम लोग यहाँ से आज देखेंगे। और इससे पहले हम लोग सुबह कवर कर चुके हैं। आज जो मैंने टेस्ट कवर कराया है सुबह, वो ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट है, ज्ञान बिंदु का दूसरा पेपर यहाँ पर फुल लेंथ, वो भी मैंने कराया हुआ है, वो भी देख सकते हो बीपीएससी का, ठीक है। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 नंबर क्वेश्चन से करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले जूनागढ़ के रुद्रदामन शिलालेख के संबंध में विचार करना है। इस शिलालेख की लिपि खरोष्टी है और भाषा प्राकृत है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जूनागढ़ शिलालेख गिरनार गुजरात की लिपि ब्राह्मी है और इसकी भाषा प्राकृत है। ये काव्य शैली में लिखा गया संस्कृत का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अशोक के शिलालेख आमतौर पर प्राकृत भाषा में थे, लेकिन रुद्रदामन ने संस्कृत का उपयोग किया था। पहला गलत है। सेकेंड, इस शिलालेख में सुदर्शन झील का नामक एक जलाशय के पुनरुद्धार का उल्लेख किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये एक तिथि रहित शिलालेख है। तीसरा गलत, क्योंकि यहाँ पर एक तिथि रहित शिलालेख है। ये संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का उल्लेख था उसमें, है ना। ये तिथि सहित होगा, डेटेड यहाँ पर होगा, ये गलत हो जाएगा, तिथि रहित नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्तकालीन प्रशासनिक यहाँ पर जो प्रणाली उसके बारे में विचार करना है। गुप्त राजाओं ने महाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी राजसी उपाधियां धारण की थी। पहली बात क्या होगा, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, गुप्त राजाओं ने परम दैवत और परम भागवत जैसे जो नाम थे विशेषणों के माध्यम से स्वयं देवताओं को भी जोड़ा था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त शासक ने अपनी सत्ता को देवी स्वीकृति मान दिलाने के लिए प्रयास किया था और वे स्वयं को विष्णु का परम भक्त मानते थे और परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करते थे। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोले 6ठी शताब्दी से पूर्व के मगध में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। इसमें से जो कारण उत्तरदायी था, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का से। ये एक तो उत्पादक कृषि क्षेत्र का होना, है ना, उत्पादक कृषि क्षेत्र का होना, जिसमें से मगध गंगा और सोन जैसे नदियों के संगम पर स्थित था और ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध था, जिससे यहाँ पर कृषि उत्पादन काफ़ी अधिक होने लगी थी और अनाज उत्पादन ज़्यादा पड़ता था। सेकेंड बात है, लोहे की खानों का सुगम होना, ये भी बात करेक्ट है, जिससे झारखंड के जो क्षेत्र हैं राजगीर के पास, उसमें लोहे की प्रचुर खदानें उपलब्ध थी। सेकेंड बात सही होगी। तीसरी बात है, उसे या उस क्षेत्र में हाथियों का उपलब्ध होना, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि मगध के पास जंगलों में जंगली हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते थे और मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर भी प्रयोग किया था। तीनों बातें करेक्ट हैं। 1 2 3 का आंसर क्या होगा, 1 2 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका, तीनों करेक्ट है यहाँ से, है ना। 1 2 3 मतलब यहाँ से आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ नंबर है, अशोक के शिलालेख के और बिहार के यहाँ पर जो उनके अवस्थान है, लोकेशन है, उनके यहाँ पर स्थान में कौन सा सही सुमेलित हो रहा है बताना है, ठीक है। पहला, लौरी नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, पहली बात क्या होगी। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित और यहाँ विशाल स्तंभ जिस पर अशोक के 6 लेख खुदे हुए हैं और इस शीर्ष में सिंह की आकृति बनी हुई है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, न कि पूर्वी में, ठीक है, पश्चिमी में होगा। सहसराम, सासाराम, रोहतास, ये बात करेक्ट है। आंसर सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमेलित करना है ऐतिहासिक यहाँ पर स्थान दे रखें और जिनके लिए प्रसिद्ध है वो। गिरनार की ग्रीन कॉफ़ी भी आती है ना, ग्रीन टी कॉफ़ी होती है, और यहाँ पर गिरनार किसके लिए संबंधित है, ये सुदर्शन झील है ना, तो क्या होगा, सुदर्शन झील, सही बात है। आगे चोलिस्तान आपको हो जाएगा हल्का टेराकोटा मॉडल, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, माउंट मथुरा के समीप, ये बात क्या होगा, माउंट जो है कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, सही है, मथुरा के पास यहाँ पर है, सही बात है। चौथा है सन्नति ओडिशा में अशोक स्तंभ शिलालेख, ये बात गलत है। 1 2 3 करेक्ट होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये ऐतिहासिक कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एलोरा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी, ये स्थल बुद्ध, है ना, बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों का एक संगम होता था। यहाँ कुल 34 गुफाएं, 34, जिसमें से 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू, 30 से 34 जैन धर्म का संबंधित थी। सेकेंड बात है, एलोरा स्थित
कैलाश मंदिर पत्थर के चौके और भट्टे की ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है, पकी ईंटों की बनाई गई थी। सेकेंड बात क्या होगा, गलत है भी, क्योंकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश जो मंदिर है गुफा संख्या 16 ईंटों का पत्थर टुकड़ों को जोड़कर नहीं, बल्कि यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा एकास्म मोनोलिथिक ढांचा है, ठीक है। दोनों बातें गलत है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपने प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में पाए गए जोते हुए जो खेत है उसके साक्ष्य के लिए जाना था, जिसमें से एक दूसरे के समकोण पर हल रेखाओं के दो समूह एक साथ उगाई गई जो फसल को इंगित करते थे। 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर कालीबंगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहासकारों का मानना था कि यह तकनीकी दर्शाती थी कि यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो अलग अलग फसलें सरसों और चना उगाने की कला जानते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये साक्ष्य से पता चला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था। 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था हर्यक वंश, इसका सही आंसर होगा। हर्यक वंश को प्राचीन मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक माना था, राजवंश माना था, और संस्थापक इस राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व की थी। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। 9वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था गियासुद्दीन बलबन, इसका आंसर होगा। 1324 में बंगाल अभियान को लौटते समय सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को पराजित करके कर्नाट वंश का अंत किया था, और इस जीत के बाद ही बिहार का अधिकांश क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उनका लेख और यहाँ पर इसके पुस्तक जो है वो, ठीक है, लेखक पुस्तक। पहली बात है राजतरंगिणी, ये क्या होगा, राजतरंगिणी यहाँ पर ये कल्हड़ की रचना है, किसकी है, कल्हड़ की। कथा सरित सागर सोमदेव है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, डी। और पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी, ई। और कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के जो विषय हैं उसके अत्यंत समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करने वाली अरबी में लिखी गई रिहला नामक यात्रा वृत्तांत पुस्तक के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर 11वें का हो जाएगा, ये थे बी इब्न बतूता, इसका सही आंसर होगा। इब्न बतूता ये मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जो 14वीं शताब्दी 14 सेंचुरी में भारत आया था, और उसने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे रिहला नामक कहा जाता था। और भारत आगमन वह 1333 में सिंध पहुंचा था और वहां से दिल्ली गया, और उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना था, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, अमरनायक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर, अमरनायक प्रणाली के बारे में। देखो अमरनायक प्रणाली होती थी क्या थी, अमरनायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार माना जाता था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के तत्व ले गए थे, और लेकिन उन्हें स्थानीय संदर्भ में अनुसार अनुकूलित किया गया था। और अमरनायक सैन्य सेनापति थे जिन्हें राजा द्वारा अमरने या अमरम भूमि अनुदान जो नामक क्षेत्र है वो दिए गए थे, ताकि वे शासन कर सकें और उनमें राजस्व एकत्र कर सकें। वे किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर क्या करते थे, वसूलते थे, और उन्हें निम्न उपयोगों के लिए एक कर का हिस्सा अपने पास रखने का अधिकार देते थे, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थल जो है उसमें स्मारक और उनके निर्माताओं के संबंध में सुमेलित करना है कौन से यहाँ पर इसमें सही होंगे। आगरा का किला क्या होगा, अकबर, पहला करेक्ट है, क्योंकि आगरा किला जो है ये दिल्ली लाल किला नहीं, मुगल सम्राट अकबर ने 1565 में 1573 के बीच यहाँ पर बलुआ पत्थर से बनवाया था, सही बात है। सेकेंड है कोणार्क सूर्य मंदिर फिरोज शाह तुगलक पुनर्निर्माण कराया था, सेकेंड गलत, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम 13वीं शताब्दी में करवाया था, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने, गलत हो गया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अलाई दरवाजा दिल्ली के कुतुब परिसर में का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था, और यह भारत में तुर्क अफगान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना बताता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रशासनिक सुधारों के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा, घोड़ों की दागना और सैनिकों की पहचान की व्यवस्था लागू की थी, जिससे स्थायी सेना को मजबूती मिली। 14वें का क्या होगा, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्का ए सीरी प्रतीकात्मक तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन नाकामी के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा था, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, बलबन ने प्रताप या तप्त मुद्रा
एवं सिजदा घुटनों के बल झुकना की प्रथा का शुभंकर अपने को नायब और खुदा ईश्वर के पद घोषित किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सिजदा और जो पाबोस जैसे जो थे ये पैर चूमना को प्रथा बलवान ने शुरू की थी, लेकिन प्रताप या तप्त मुद्रा की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको बोलते थे जासूस व्यवस्था के लिए शुरू की थी। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट होगा, इसका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बोला है कि कथन जो है कौन सा यहाँ पर व्यक्ति जो चंपारण किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे। चंपारण किसान सभा के सदस्य में से कौन से थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ये तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, दूसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा और तीसरा हो जाएगा जेपी कृपलानी। मसाओ जो महादेव देसाई जो थे ये नहीं थे। ठीक है, याद रखना है, महादेव देसाई गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव थे और चंपारण में सक्रिय थे, किंतु वे संस्थापक सदस्यों की सूची में प्रमुखता से नहीं गिने जाते थे। आपसे अगर पूछता कि यहाँ पर चंपारण किसान सभा में जुड़े हुए थे, है ना, लेकिन इसकी प्रमुखता से नहीं गिनते थे। आपसे अगर पूछा इनमें से कौन यहाँ पर थे जो इससे सक्रिय थे, चंपारण किसान सभा में सक्रिय थे, तो सभी सक्रिय होंगे चारों, है ना, लेकिन यहाँ पर पूरा संस्थापक सदस्य के रूप में तो यहाँ पर इनका नाम नहीं आता था महादेव देसाई का। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्रों के बारे में विचार करना है, प्रकार और इसका नाम। पहला है 16 का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र हो जाएगा आपका दी हेराल्ड, है ना, दी बिहार हेराल्ड, राइट, 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा स्थापित। प्रथम हिंदी समाचार पत्र था कौन सा? ये बिहार बंधु, 1872 में प्रथमतः बिहार शरीफ के बाद पटना में प्रकाशित। प्रथम उर्दू समाचार पत्र पटना हरकारा, 1856 पटना से प्रकाशित। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 घटना प्रचार और इसके यहाँ पर स्थान कौन कौन सा है देखते हैं। पहला बोले पहला नमक सत्याग्रह चंपारण सारण जिले में, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की तरूणी सरकार का गठन किया गया था, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि तरूणी सरकार जैसा कोई यहाँ पर शब्द बिहार की भूमिगत सरकार के लिए उपयोग नहीं होता था, तो गलत होगा। काला पानी की सजा योगेंद्र शुक्ल को, करेक्ट है। चौथी बात काकोरी कांड के दोषी राजेंद्र रेड्डी को फांसी, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट है। पूछा था कौन सा गलत है, सुमेल कौन सा नहीं हो रहा है, वो दूसरा नंबर का। क्वेश्चन 18 है 18 निम्नलिखित में से कारण और कथन है, विचार करना है कथन कारण पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता और सियाराम दल जैसे भूमिगत गुट सक्रिय हो गए थे। पहला क्या होगा? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कांग्रेस द्वारा कोई स्पष्ट कार्य योजना न होने के कारण आम जनता आंदोलन के उत्साह बनाने के लिए नहीं कर सकी थी और जिससे क्रांतिकारी ने भगदौड़ संभाल ली। आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट हैं इसकी। आंसर ए करेक्ट है 18 का। क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित कमांडरों में से किस पर दिल्ली के लाल किले में INA का मुकदमा नहीं चलाया गया था? 19 का करेक्ट आंसर, 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से शहनवाज खान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते 20 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के जो संविधान के बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा के गठन को रूपरेखा तैयार की थी? वो हिस्सा इसका नहीं था, वो बताना है कौन सा नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ये, परंतु मेरे पास संघ अलग होने का अधिकार ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिस और रेवी अलेक्जेंडर यहाँ पर शामिल थे। इसने भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान को मांग के बीच यहाँ पर रास्ता निकलकर सुलझाने का प्रयास किया था। ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो सी स्टेटमेंट है यहाँ से इसका ये गलत होगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का हिस्सा यहाँ पर नहीं था ये, क्योंकि मिशन ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और भारत के विभाजन प्रांतों को संघ से अलग होने को अधिकार स्वीकार नहीं किया था। हालांकि प्रांतों को अपने समूह को बदलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर संघ से अलग होने का नहीं था। तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 आते हैं 21 नंबर है, माउंटबेटन योजना के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? माउंटबेटन योजना के बारे में स्टेटमेंट जो करेक्ट है ये हो जाएगा यहाँ से, इसने स्वतंत्र भारत के दो नए अधिराज्य भारत और पाकिस्तान के निर्माण का क्या करा था? प्रस्ताव रखा था। डी आंसर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ये योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या का अंतिम समाधान विभाजन के रूप में पेश किया गया था। और इस टाइप से जो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका सही वाला सी का डी करेक्ट है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गांधी जी के ऐतिहासिक उपवास को एक गंदा और घृणित कृत्य किस प्रसिद्ध पुस्तक में बताया था?
22वें का आंसर क्या होगा? 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। डी आंसर क्या होगा? 22वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने 1945 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, इसमें यहाँ पर वाक्यांश के साथ प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर जो है बिहार की आधुनिक संस्थाओं के साथ सम्मिलित नहीं कर रहा है? सम्मिलित है ना? सम्मिलित है या नहीं है? तो देखते हैं इसको। पहले देखो, पहला यहाँ पर जो है 23 का, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। इसके भवन का शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 को वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पटना हाईकोर्ट भवन का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से सही है अभी। तीसरा, बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल एडवर्ड मेनार्ड था, है ना? तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल जो था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो जाएंगे आपके जेम्स डेविड शिफ्टन थे, है ना? ये नहीं थे। 1 2 सब करेक्ट है इसका। 1 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ए। 24 नंबर है 24, स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल विभाजन और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विचार करना है। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। पहली बात क्या होगी? 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, गाँवों में जमींदारों की शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती गई थी। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया कि महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, बरगारदारों के स्वामित्व वाली भूमि पर अधिकार बटाईदार थे। चौथी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो बरगादार थे वे स्वयं बटाईदार थे, वे भूमि के स्वामी नहीं थे। चौथी बात गलत होगी। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर है, 1857 की क्रांति के संबंध में विचार करना है। कुंवर सिंह ने आरा में अपनी खुद की सरकार स्थापित की थी और खुद वहां शासक घोषित किया था। पहला 25 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है। सेकंड, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई ने कैमूर की पहाड़ी में छापामार युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध जारी रखा था। सेकंड बात सही है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी। 26 नंबर है 26, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ था, जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय या विभाजन निर्णय का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, अरविंद घोष इस बात के पक्ष में थे कि आंदोलन को भारत के शेष भागों में फैलाया जाए और इसे केवल स्वदेशी बहिष्कार कार्यक्रम से परे और संपूर्ण राजनीतिक संघर्ष के रूप में बल दिया जाए। सेकंड बात भी सही होगी। दोनों बातें यहाँ पर इसकी सही है। अरविंद घोष और अनगरमपंथी नेता चाहते थे कि आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इसे पूरे भारत में फैला जाए, और इसे केवल वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसे एक संपूर्ण राजनीतिक जनसंघर्ष और स्वराज के रूप में लक्षित की ओर ले जाना चाहते थे। आंसर सी 26 का करेक्ट है। 27 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले से नवीनतम क्या होगा उसको बताना है आपको। 27 इसमें होगा आपका, पहले तो आएगा दांडी नहीं, पहले आपका आएगा हाँ दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। उसके बाद आपका आएगा दूसरा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद आपका क्या आएगा 4 मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। और उसके बाद आपका आ जाएगा पहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग का संकल्प, ये कब था 24 मार्च 1940। करेक्ट आंसर 3-2-4-1 मतलब सी नंबर। 28 है, आधुनिक भारत में सफल महिलाओं का संघर्ष जो था, सफल महिलाओं के संबंध में विचार करना। जो महिलाएं सफल हुई थी आधुनिक भारत में उसके बारे में कुछ विचार करना, जैसे कि पंडिता रमाबाई ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, जहां उन्होंने इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण का विरोध किया था कि पुरुषों को परिवर्तन सभी अधिकार अवसर लाभ प्राप्त होते हैं। पहली बात क्या होगी 28 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष की तुलना जो थी ये इसके जो लेखक थे ये ताराबाई शिंदे थी, ना कि रमाबाई पंडिता। ये बात गलत हो जाएगी। ताराबाई शिंदे ने ग्रामीण भारत में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में काम भी किया था। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि ताराबाई शिंदे मुख्य रूप से नारीवादी कार्यकर्ता में लेखिका थी, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता और जाति व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई थी।
है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी इनकी, ये नहीं होगा इसमें। तीसरा है सरोजिनी नायडू ने महिला मताधिकार की मांग रखने हेतु लंदन में प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया था। तीसरी बात करेक्ट है, केवल तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल तीसरा करेक्ट है, तो एक कथन चाहिए तीसरा नंबर का। क्वेश्चन 29 है, गदर आंदोलन के बारे में विचार करना है। ये गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में आरंभ हुआ था। पहली बात क्या होगी, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस आंदोलन का संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, गदर आंदोलन के नाम से अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक जो गदर से लिया गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस आंदोलन ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था और यह पत्र शुरू में उर्दू, पंजाबी और गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था, बाद में हिंदी, मराठी, गुजराती में भी हो गया था। 1 2 3 इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है 30, प्रारंभ में शुरू करते हुए निम्नलिखित राजनीतिक एसोसिएशन के गठन के बारे में विचार करना है। पुनः सार्वजनिक सभा, ठीक है, पुनः सार्वजनिक सभा क्या हो जाएगा इसका, ये 1870 HS चिपलूनकर व गणेश वासुदेव जोशी MG रनाडे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ठीक है, 70 के बाद 76 आ गया। उसके बाद मद्रास महाजन सभा आ जाएगी, 76 के बाद 84 के बाद 85 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, तो सब सीरियल से लगे 1 2 3 4, ये यहाँ से आंसर होगा। 31 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, संसद का अधिनियम और यहाँ पर इसके मुख्य उपबंध कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं 31 को। पहली बात यहाँ से इसमें ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा आपका 1 और 3, भारत के मामले में नियंत्रण करने के क्रम द्वारा गठित बोर्ड। चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा बी का 4, राइट, और चार्टर एक्ट 1833 ये हो जाएगा सी का 2, और चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा गवर्नर जनरल पर विधान परिषद का विस्तार। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, सही आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 35 32 32 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक घटना और यहाँ पर तिथि वर्ष कौन कौन सी इसकी है बताना है। पहली बात है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, 1917 में, है ना, सी हो जाएगा। बिहार का एक अलग प्रांत का रूप में अस्तित्व में आना, ठीक है, क्या होगा इसका, इसको हो जाएगा 2 का ए 1936, राइट, और अगला ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पद राष्ट्रपति पद से ग्रहण 26 जनवरी 1950, बी का 3, ठीक है, और 4 का डी झारखंड का गठन ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर 32 का ए करेक्ट है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ये शुष्क बर्फ से लदी एक अत्यंत ठंडी हवा है और इस हवा का तापमान हिमांक से नीचे सब फ्रीजिंग होता है और ये बर्फ के क्रिस्टल से बर्फ की प्रचुर आपूर्ति करती है। ये किससे संबंधित है बात, ये बात संबंधित है 33 का, जो किसकी बात कर रहा है, ये जो है बिलजार्ड से संबंधित है। बिलजार्ड ये एक भीषण बर्फीला तूफान है जिसमें हवा की गति काफ़ी तेज, करीब 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और ये दृश्यता विजिबिलिटी जो होती है काफ़ी कम कर देती है और ये हवा अत्यंत ठंडी होती है और अपने साथ सूखी बर्फ के कण लाती है और ये शुष्क होती है और मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्र में कनाडा, अमेरिका, रूस, साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में चलेगी। आंसर ये होगा। 34 आते हैं 34, चट्टानों के अपसल्कन किन बलों के कारण हो सकता है। 34 देखो, अपसल्कन क्या होता है, ये एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों की बाहरी परतें प्याज के छिलके की तरह एक एक करके हटने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक तो तापमान परिवर्तन, इसका सिर्फ करेक्ट आंसर, क्योंकि तापमान परिवर्तन की भूमिका ये मरुस्थलीय या अर्धशुष्क क्षेत्रों में दिन के समय अत्यधिक गर्म चट्टान और बाहरी परत में फैल जाती है और रात के समय ठंडक सिकुड़ती है और बार बार फैलने और सिकुड़ने पर इस चक्र के कारण बाहरी परत में तनाव पैदा होता है और वे मुख्य चट्टान से अलग होकर गिरने लगती है। अतः तापमान परिवर्तन इसका एक मुख्य कारण होगा, ठीक है। और कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण जो है ये दोनों रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। सिर्फ तीसरा करेक्ट है, 3 नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रशांत से अलग करता है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के पद तक फैली हुई है। सेकेंड बात
गलत होगी, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उत्तर से दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है और ये क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी सिरे से शुरू होकर न्यू साउथ वेल्स होते हुए विक्टोरिया तक जाती है। ये पर्थ पश्चिम तक नहीं होगी। ओनली वन करेक्ट है। 36 है, निम्नलिखित में से लवणों और यहाँ पर समुद्री जल की उनकी विद्यमान मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में अनुक्रम बताना क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 36 में। इसमें जो आपका आरोही क्रम होगा ये हो जाएगा, पहले तो देखो मैं आपको पूरा लिस्ट बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें दे रखा है, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 1, कितना 0.3% सबसे कम होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे लास्ट में हो गया कौन सा 1 नंबर, 1 इसमें लास्ट में है, इसमें लास्ट में तो 1 नहीं दे रखा है, सी। अच्छा, आरोही क्रम में देखना है ना, तो आरोही में ऊपर से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर 1 पहले हो जाएगा, है ना। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा आपका, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 3.6 और उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी भूकंप के दौरान उत्पन्न द्वितीयक तरंगे जो होती हैं, एस जो वेव्स होती हैं, ये इन पर विचार करना है। जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें शीर्ष और गर्त बनाती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, एस तरंगों की कंपन दिशा ऊर्ध्वाधर तरंग में तरंग की दिशा के लंबवत होती है। सेकेंड बात भी सही होगी, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ये तरंगे ठोस सॉलिड माध्यम से ही यहाँ पर यात्रा कर सकती है और ये तरंगे गैसीय माध्यम में लुप्त हो जाती हैं और यही कारण है कि वे पृथ्वी की बाहरी कोर से नहीं गुजर पाती हैं। दोनों बातें सही है, आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर 37 का होगा। 38, तापमान के भूपृष्ठ यहाँ पर जो विद्यमान उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा। ये वायुमंडल के निचले स्तरों में अस्थिरता उत्पन्न करता है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि तापमान का विद्यमान वायुमंडल में स्थिरता स्टेबिलिटी होती है वो उत्पन्न करता है, ना कि अस्थिरता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी और भारी हवा नीचे होती है और गर्म हवा ऊपर, इसलिए यहाँ पर वायु का लंबन संचलन रुक जाता है, जिससे क्या होता है धुआं और धूल के कण नीचे वायुमंडल में फंस जाते हैं। सेकेंड बात है, ये विद्यमान समानता सूर्य के ऊपर चढ़ने से पहले कुछ घंटों तक रहता है। करेक्ट है, आंसर क्या होगा ओनली 2, 38 का बी करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मेघ से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से अगले लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करना है। 39 पहली बात है, पहला बोला है वीर रुई की तरह दिखाई देते हैं। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है वे तिरछे होते हैं, वो छितरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। सेकेंड यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वे समांतर 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 4000 से 7000 है ना, 4 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर बात ये गलत हो जाएगी। 4000 से सही होना चाहिए, तो सही उत्तर चुनना है ना। अच्छा, इस बात तीनों सही दे रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें से किसकी बात कर रहा है ना। 4 से 7 किलोमीटर, यहाँ पर कहीं कहीं बोल सकता है, आपको 4000 मीटर से 7000 मीटर भी बोल सकता है, तो बात वही हुई। आंसर क्या होगा 39 का बी करेक्ट, कपासी मेघ की बात कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से 40 नंबर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है 40 का पहला स्टेटमेंट है, इसमें बोला है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में विचार करना है। सूती वस्त्र उद्योग के समय के साथ गुजरात और महाराष्ट्र से परे और अन्य भागों में फैल गया है। 40 पहला सही है। कच्चा कपास भार में कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कच्चा कपास है भार में अगर कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं बताता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास जो होता है ये शुद्ध कच्चा माल कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि ये कच्चा कपास निर्माण प्रक्रिया के दौरान भार नहीं खोता है अपना, ये भार की कमी होने वाला माल जो होता है, जैसे कि गन्ना, ये लोहा ऐसा नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कपास से सूत बनाने पर उसका वजन लगभग उतना ही रहता है। यही कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग केवल कपास क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बाजार के पास भी आसानी से स्थापित किया सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बातें सही हैं। सी क्वेश्चन नंबर 41 सिंधु जल जो है उसके बारे में, सिंधु जल संधि के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पूर्वी नदियाँ शब्द का अर्थ है सतलुज, ब्यास और रावी, तीनों नदियाँ होंगी। पहला क्या होगा 41 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पश्चिमी नदियाँ का शब्द है अर्थ है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, तीनों नदियाँ, तो ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें 41 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी से आंसर है। 42
उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का अनुक्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण को जाएंगे, इसका अनुक्रम क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। यहाँ से पहला कुनलुन, ठीक है, कुनलुन हो जाएगा। उसके बाद पहला काराकोरम, फिर तीसरा लद्दाख, चौथा आपका जास्कर। 2 1 3 4 2 1 3 4 42 का आंसर है। 43 नंबर है, भारत में लवण मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। 43 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लवण मृदा जो होती है सैलाइन सॉइल्स होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, जिसके कारण ये अनफर्टाइल बोल सकते हो, ठीक है, ये होती है। और भारत की अधिकांश मिट्टियाँ की तरह लवण मृदा भी नाइट्रोजन और कैल्शियम की भारी कमी पाई जाती है, न कि प्रचुरता, ठीक है जी, बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है इसका, सेकेंड है 43 का, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलमग्न और दल क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल दूसरा करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, डेन्यूब नदी यूरोप में निम्नलिखित में से किस राजधानी नगर में से होकर बहती है? आंसर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्राग इसका आंसर होगा। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये दुनिया की सबसे अधिक राजधानी से होकर गुजरने वाली नदी के रूप में प्रसिद्ध है। डेन्यूब नदी जिन 4 राजधानियों से होकर गुजरती है, एक तो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, बुडापेस्ट जो आपका हंगरी की कैपिटल है, बेलग्रेड जो सर्बिया की कैपिटल है, और ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है। 44 का सी करेक्ट है। 45 है, भारत में प्रमुख पत्तनों की स्थिति के बारे में विचार करना है। दीनदयाल पत्तन खंबाती खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि दीनदयाल पत्तन पुराना नाम कांडला बंदरगाह गुजरात की कच्छ खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ के मुहाने पर स्थित है, ना कि खंबात की खाड़ी। सेकेंड बात है, कोचीन पत्तन वेम्बनाड कायल के मुहाने पर स्थित है, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, मरमुगांव पत्तन जुआरी नदमुख के प्रवेश मार्ग पर स्थित होगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, पारादीप पत्तन गोदावरी डेल्टा पर स्थित है, चौथा गलत, क्योंकि पारादीप पत्तन उड़ीसा महानदी डेल्टा पर स्थित है, ना कि गोदावरी पर। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है ना? हाँ, 2 और 3 करेक्ट है, तो सी करेक्ट आंसर 45 का। 46 नंबर, बिहार में वन्यजीव संरक्षण के संबंध में विचार करना है। 46 में पहली बात है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होगा। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, भीम बांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में जिले में स्थित है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 46 का, सेकंड बात 46 का क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य वास्तव में मुंगेर जिले में स्थित है, जमुई में नहीं होगा। 1 करेक्ट है सिर्फ। 47 नंबर आते हैं 47, बिहार में या बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विचार करना है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना सिंचाई परियोजना है। 47 का पहला स्टेटमेंट क्या है? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई होगा, सेकेंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 48 नंबर है, बिहार की मृदा सॉइल जो उसके बारे में विचार करना है। बिहार के उत्तरी मैदानों में नवीन जलोढ़ खादर की प्रधानता होती है, पहला क्या होगा? 48 का पहला स्टेटमेंट सही है। तराई मिट्टी बिहार के उत्तरी सीमा नेपाल के साथ एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है, सेकेंड बात भी सही होगी। और ये क्षेत्र हिमालय के तलहटी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है, जो अक्सर उच्च नमी की मात्रा के साथ दलदली होती है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 48 का 1 और 2 सी करेक्ट आंसर। 49 नंबर है 49, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में विचार करना है। मानसून पश्चिम बंगाल में दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उत्तर भारत में मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश करती है, हिमालय से टकराकर मुड़ने के कारण, ना कि दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो गलत हो जाएगी बात। सेकेंड बात है, पीछे हटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून प्रद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा लाता है, सेकेंड बात सही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क हो रहता है, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अरब सागर की शाखा और वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए 2 और 3 सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8 राज्यों से, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील जल पक्षी आवास के रूप में संरक्षित है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
51 का 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का लेक इसका सही आंसर होगा। चिल्का झील उड़ीसा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय राजभूमि के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर है लक्षद्वीप के संबंध में विचार करना है। पहली बात है लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है जो कि प्रवाल द्वीपों और भित्तियों से बना द्वीप समूह है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों से बना है जिसमें 6 द्वीप आबाद हैं। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि लक्षद्वीप कुल 36 द्वीप हैं लेकिन इसमें से 10 से 11 द्वीप आबाद हैं, ना कि केवल 6। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, वहाँ के निवासियों की प्रमुख यहाँ पर जो या मुख्य जीविका जो होती है ये मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना, नारियल रेशा से रस्सी बनाकर कैरेट ट्विस्टिंग करना। करेक्ट है। चौथा, लक्षद्वीप की नारियल को एक जैविक उत्पाद के रूप में वर्णन किया गया है। करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 से है। 1, 3, 4 मतलब सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही होगा? यह पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, ये प्रस्ताव या जो है ये संविधान का एक भाग होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, संविधान का भाग है। दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात, ये प्रकृति में न्यायोचित होता है, जस्टिसेबल होता है। ये बात गलत है क्योंकि प्रकृति में न्यायोचित नहीं होगा, ये गैर न्यायोचित होता है, अनजस्टिसेबल होगा। इसमें संशोधन नहीं किया सकता है। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से क्या होगी? चौथा स्टेटमेंट जो होगा आपका यहाँ से, तीसरा तो गलत हो गया ना, चौथा जो होगा ये भी गलत होगा। हाँ, चौथा भी स्टेटमेंट आपका तीसरा न्यायोचित होता है। पहला तो आपका सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया है ना, संविधान का एक भाग हो गया, राइट। उसके बाद तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। इसमें संशोधन नहीं किया सकते, गलत क्योंकि संशोधन कर सकते हैं। सिर्फ 1, 2 करेक्ट है, इसका बी आंसर होगा। 54 नंबर है, भारत में किसे लोक वित्त का संरक्षक, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है? किससे? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहते हैं। यहाँ से आंसर होगा भारत के नीतिक मालिका परीक्षक। कैग इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नीतिक मालिका परीक्षक जो होता है कैग, उसकी स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है और वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख भी होता है, ऑडिट करता है इसको। 55 भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसकी उदाहरण किस देश से ली गई है? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है जापान से, इसका करेक्ट आंसर है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 56 नंबर। सूची को सूची दो, यहाँ पर दे रखा है मामला और यहाँ पर इसका महत्व क्या होगा। ठीक है, गोलकनाथ मामला क्या होगा? गोलकनाथ मामला हो जाएगा ये आपका मूल संरचना नहीं, केशवानंद भारती होगा मूल संरचना, है ना, केशवानंद भारती मूल संरचना होगा। तो गोलकनाथ मामला जो होगा आपका, ये मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता है इसमें। मिनर्वा मिल्स बात क्या होगा? फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य, मिनर्वा मिल्स वाला होगा ना, हाँ ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। और एसआर बोम्मई क्या होता है? एसआर बोम्मई संघवाद मूल संरचना सिद्धांत। ये बचा कौन सा जो आपका बचा? इसका ये होगा फर्स्ट बचा है ना गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला आपको जाएगा सी नंबर ना, ये सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 56 का बी करेक्ट है। 57 नंबर है, 57 नंबर क्वेश्चन। संघ और उसके जो क्षेत्र होते हैं, यूनियन एंड जो उसकी टेरिटरीज होती है उसके बारे में विचार करना है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों के संघ शामिल कर सकती है। पहला 57 का स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। नए राज्यों के गठन के लिए कोई विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। ऐसे विधेयक पर राज्य विधानमंडल का विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को इसी संबंधित राज्य के विधानमंडल को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजना चाहिए, हालांकि राष्ट्रपति या संसद राज्य के विधानमंडल के विचारों पर बाध्य नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? 1, 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। ए क्वेश्चन 58 रिट याचिका जो है उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए ही रिट जारी कर सकता है। 58 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के साथ किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है। करेक्ट है।
तीनों बातें सही है, आंसर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ये डी। पहले लोकसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, 1 2 फिर 3, ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से समितियों को उनके यहाँ पर उद्देश्य के हिसाब से मैच करना है। समिति और उनके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं 60 में? पहली बात है, पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957, है ना, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। अशोक मेहता आपका हो जाएगा पंचायती राज की 2 स्तरीय प्रणाली। जीवी के राव आपको हो जाएगा पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली। एमएल सिंह भी आपको हो जाएगा लोकतंत्र के लिए प्रगतिहासिक संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। 60 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है 61, भारत के संविधान के अनुसार बिहार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताना है कितनी सदस्य संख्या अधिकतम है। आंसर हो जाएगा इससे बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, ठीक है, आर्टिकल 171 के अनुसार, और ये बताया गया कि 40 से कम नहीं होगी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 62, बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के संबंध में विचार करना है। वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। पहली बात 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने भाग लेने का अधिकार होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। वह बिहार में विधानमंडल के सदस्य को उपलब्ध सभी विशेष अधिकार की उन्मुक्ति को आनंद लेता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधानमंडल में भाग लेने के दौरान महाधिवक्ता उन सभी विशेष अधिकार की उन्मुक्ति का आनंद लेता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य का उपलब्ध होते हैं। तीनों बातें करेक्ट है। 62 का आंसर 1 2 और 3। 63 है, भारत के केंद्रीय बजट यहाँ पर किसमें पूंजीगत प्राप्तियाँ या कैपिटल यहाँ पर जो रेसिप्ट होती है उनको मानते हैं। पहली बात क्या है? 63 का जो पहला स्टेटमेंट है ये विनिवेश से प्राप्त है, करेक्ट होगा, ठीक है। उधारी जो बाजार उधारी होगा, मार्केटिंग यहाँ पर बोरोइंग, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राज्यों से वसूले गए ऋण, ये भी, लेकिन आयकर संग्रह में क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियों में नहीं माना जाएगा, ये बात गलत होगी। राजस्व जो प्राप्तियाँ होती हैं आयकर, ये इसमें आपका जो आयकर संग्रह में आएगा। 1 2 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों 1 2 4 करेक्ट आंसर यहाँ से 63 का बी। 64 नंबर है 64 नंबर, निम्नलिखित कौन के कार्य क्षेत्र पर मिलान करने समितियां और इसके प्राथमिक फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहली बात है 64 नरसिम्हन समिति आपका क्या हो जाएगा? बैंकिंग सुधार से लेकर के। केलकर समिति आपकी हो जाएगी कर सुधार टैक्सेशन को लेकर के। तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन, और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। करेक्ट आंसर 64 का क्या ये करेक्ट है। 65 नंबर है, निम्नलिखित पर पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इनके मॉडल और यहाँ पर इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहली बात 65 का, इसमें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में जो थी, तो ये हैरोडोमर मॉडल पर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से 61 तक महालनोबिस मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो एक गरीबी हटाओ को लेकर के थी, है ना। नवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? सामाजिक न्याय को लेकर के। करेक्ट आंसर 65 का डी, 65 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक बेरोजगारी का सही वर्णन करता है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है उसका सही रूप से वर्णन कौन करता है, ठीक है, बताना है। मतलब स्ट्रक्चरल पर अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? श्रमिकों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल को नियोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाले कौशल के बीच एक बेमेल होता है। यह अर्थव्यवस्था के मौलिक बदलावों के कारण होने वाली बेरोजगारी को एक दीर्घकालिक रूप से बताता है। ये केवल इसलिए गायब नहीं होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा हो, इसके लिए पुनरीक्षण और स्थानांतरण जैसे प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। 67 नंबर है, मौद्रिक नीति समिति MPC मोटी पॉलिसी कमेटी है। यह RBI की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करता है। पहला 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचो, पहला करेक्ट है। सेकंड, ये 12 सदस्यीय निकाय होती है, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर 6 सदस्यीय निकाय होता है।
ये केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता में काम करती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी गलत है। चौथी बात, इसके लिए वर्ष में कम से कम एक बार, कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक होता है। ये बात करेक्ट है। 1 और 4 सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो होता है आरबीआई द्वारा भारत में उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए अपनाया नहीं जा सकता है? 68 का आंसर क्या होगा? करेक्ट यहाँ से हो जाएगा रेपो दर घटाना। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई होती है संकुचनकारी मौद्रिक नीति लागू करती है। इसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना, जिससे क्या होता है कुल मांग कम हो जाती है और बढ़ती हुई कीमतें लगाम लगती। ठीक है, आंसर बी। 69 69, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना किन संकेतक के उपयोग में की जाएगी? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ये की जाती है। एक तो पोषण, स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर पर, शिक्षा, स्कूल के बिताए गए पर वर्ष की उपस्थिति, जीवन स्तर में खाना पकाने योजना, स्वच्छता, संपत्ति, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं होती है। 69 ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन एक, कारणार्थ, रुपए के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा निर्यात में अधिक होती है। ठीक है, पहला क्या होगा? 70 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बात है, अवमूल्यन भारतीय वस्तुओं के विदेशी खरीदारों के लिए उनकी अपनी मुद्रा के संदर्भ में सस्ता बना देता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर इसका 1 और 2 करेक्ट है, ए नंबर। 71 है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस विशिष्ट क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विकसित किया जा रहा है गया ढोबी, है ना। आगे आते क्वेश्चन 72 72 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर 72 का हो जाएगा ये सी स्टेटमेंट, प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी का 22.3%। ये क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लोकोस इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाएगा? आंसर 73 का हो जाएगा पश्चिम चंपारण, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में परिवहन क्षेत्र में विकास संबंध में कौन सा कथन से यहाँ पर सही होगा? विचार करना है। कुल सड़क नेटवर्क पैमाने पर मामले में बिहार सभी भारतीय राज्यों में 8वें स्थान पर होगा। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बिहार में या बिहार ने वायु परिवहन में 20% की उच्च वृद्धि विकास दर हासिल किया है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, देश में रेल नेटवर्क बिहार का हिस्सा 5.4% है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 74 का सभी आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता इसके गुणों के संबंध में विचार करना है। लेंस की क्षमता को सेंटीमीटर में व्यक्त की गई, उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि लेंस की क्षमता को मीटर में व्यक्त की गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, ना कि सेंटीमीटर में। ठीक है, फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, सेकेंड बात है, एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स यहाँ पर जो लेंस होता है उसकी क्षमता धनात्मक होती है, जबकि यहाँ पर एक अवतल लेंस होता है कॉन्वेकेव लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एकदम सही बात है, उत्तल लेंस धनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, ऐसे करके लिख सकते हो। तीसरी बात है, लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक डायप्टर डी होता है, जहाँ 1D उस लेंस की क्षमता, उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एकदम करेक्ट है। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लेकिन पूछे गलत कौन सा है, तो गलत एक यहाँ से 75 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 75 भी क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, कल करेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग इसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, 76 से 150 तक क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर करेंगे। लेकिन जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए, उन सब टॉपिकों को आपको बहुत डीप में जाके अच्छे से नोट्स बना के अपना टॉपिक का लिस्ट करके उसके बाद टॉपिकों को भी रीडिंग करते रहना है। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।